क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को फंसाने की रची गई थी साजिश? क्या हरियाणा में बीजेपी की नेता अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? आखिर कौन है वो नेता जिसने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ रची थी घिनौनी साजिश? कैसे हुआ खुलासा और क्या वजह रही ऐसी घिनौनी साजिश जिसमें गैंग रेप तक का आरोप लगाया गया ये रचने की, और किसको दिए गए थे 50 लाख रुपए का लालच? बड़े सवाल है, बड़े खुलासे होने हैं दोस्तों। दैनिक भास्कर अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार का कहना है कि इस साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता अमित बिंदल, जो आरोपी भी है, उन्होंने पुलिस रिमांड के दौरान कहा है कि मोहनलाल बड़ोली को फंसाने, बदनाम करने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का ऑफर दिया। ऑफर नहीं, ये लालच था, एक डील थी जिसमें किसी नेता के चरित्र हनन के लिए तैयार करना था। तो फिर क्या था? साजिश रची गई, आरोप लगवाए गए और उसके बाद एफआईआर भी हुई, एक महिला को तैयार किया गया। क्या यह सब कुछ वाकई में साजिश था या फिर सत्ता का दबाव भी हो सकता है? क्योंकि यह सवाल भी हवा में तैर रहा है। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले धर्मपाल धनखड़ साहब मौजूद हैं। धनखड़ साहब को 40 से ज्यादा सालों का अनुभव है पत्रकारिता का, और इस तरह के खुलासे जब होते हैं तो राजनीति में किस तरह की हलचल होती है, इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। इसलिए हमें लगा कि धर्मपाल धनखड़ साहब से ज्यादा बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इसकी विवेचना और कौन कर सकता है। हमने भी निष्पक्ष पत्रकारिता के गुण या गुर धनखड़ साहब से सीखे हैं। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बड़ा खुलासा हुआ है धनखड़ साहब जी, मोहनलाल बड़ोली को लेके, उनपे जो आरोप लगे थे, और एक सिंगर रॉकी मित्तल नाम है उनका, जय भगवान शायद उनका असली नाम है, रॉकी मित्तल वो अपना नाम वैसे पुकारते हैं क्योंकि वो गायक भी है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलेट रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो दिखाई दिए और लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो कांग्रेस के साथ भी दिखाई दिए। मोहनलाल बड़ोली जो राई से विधायक होते थे, फिलहाल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है, उनपे एक आरोप लगा, फिर एफआईआर दर्ज हुई। गैंगरेप का बड़ा संगीन और घिनौना आरोप था। उसके बाद उनको लेके उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने भी बोलना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ ये पूरी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बीजेपी में इस तरह के नेता भी शामिल है जो अपने प्रतिद्वंदी को या अपने मुकाबले में जो नेता है उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आरोप लगवा सकते हैं? ये राजनीति का कौन सा रूप है? प्रदीप, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये तो एक खुला सत्य है कि सत्ता, राज सत्ता हमेशा जो है वो राज सत्ता के गलियारों में साजिशें हमेशा होती आई हैं और ये साजिशें किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसमें कोई जी, दो राय नहीं। जब लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था तो राजतंत्र में भी एक राजा दूसरे राजा को गिराने के लिए इस तरह की साजिशें रचते थे और उसके अलावा एक एक राजा के महल में जिस तरह की साजिशें होती थी वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास हमारा भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। और लोकतंत्र जब 1950 में लोकतंत्र यहाँ लागू हुआ, 1947 में हम आजाद हुए और 1950 में गणतंत्र बना भारत और 51 में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद से मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोकतांत्रिक राजनीति में भी साजिशों का प्रवेश शुरू हो गया था। राजनीतिक एक दूसरे को पछाड़ने के लिए साजिशें रचते रहे हैं और
जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी एक वक्त दावा किया करती थी कि वो चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी। जी अब भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी नहीं, उसका सब कुछ बदल गया है। भाजपा पिछले 12-13 साल में, 14 साल में पूरी तरह से बदल गई। जी भाजपा अब वो पार्टी नहीं रही है कि जिसमें सिर्फ कैडर से ही लोग आते थे, या आरएसएस के कैडर से आते थे। नहीं, अब भाजपा से दूसरी विपक्षी पार्टियों से जिस तरीके से नेताओं का आवागमन हुआ है, जितनी ज़्यादा संख्या में दूसरी पार्टियों के नेता आए, तो भाजपा का चरित्र बदलना निश्चित था। जी तो भाजपा इस वक्त जो चाल, चरित्र और चेहरे वाली बात करते थे, दावा करते थे, वो अब चाल, चरित्र, चेहरे की बात नहीं हो गई रह गई है। अब भाजपा एक ऐसी गंगोत्री बन गई है, जिसमें सब तरह का राजनीति का कूड़ा-करकट, कचरा भर गया है। मैं ये जी कहूँगा कि वो सारे पाप धोने वाली यदि विपक्षी नेता इसको लॉन्ड्री कहते हैं कि बेदाग करने वाली लॉन्ड्री जो है वो भाजपा बन गई है, तो मैं वही कहूँगा। तो जो बुराइयाँ विपक्षी पार्टियों में होती थी, दूसरी पार्टियों में होती थी, वो अब भाजपा भी उनसे बची हुई नहीं। रही हरियाणा में ये जो साजिश रची गई, हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के खिलाफ, जिसको कि साजिश कह रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा के कुछ नेताओं के बारे में इस तरह की चीज़ें उठती रही हैं, जी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। सोनीपत से ही पूर्व सांसद की बात करें तो उनकी भी एक सीडी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले आई थी और उसके बाद उनकी टिकट काटनी पड़ी थी, बदलनी पड़ी। और अब नहीं, मोहनलाल उसमें ये बडोली के खुलासा तो नहीं हुआ था कि वो सांसद वही है, लेकिन हाँ टिकट जरूर कटी थी उनकी। और इसमें मैं बता झूठा रहा सा। हूँ, वो जी जी जो उनकी सीडी आई थी वो कांग्रेस से आए हुए आयातित सांसद ही आयातित थे नेता। और तो इस तरह की चीजें जो है बीजेपी में लगातार चल रही हैं। अभी जी रामविलास शर्मा के खिलाफ भी कोई केस दर्ज हुआ है कि उसके दबाव में जो है वो एक लड़के ने आत्महत्या कर ली और उसके पिता जो है वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे थे। बाद में कोर्ट की चेतावनी के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की साजिशों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा नेता भी पाक साफ होंगे, पाक दूध के धुले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर नेता जिस तरह से दूसरी पार्टियों में नेता एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे का करियर बर्बाद करने में लग जाते हैं, एक अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, वही चीजें भाजपा में भी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग नहीं है। इसलिए ये मानना कि भाई भाजपा में ऐसा हो रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जब भाजपा में तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी नेता भाजपा में आकर के पवित्र और बेदाग हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के नेता भी आएँगे और इस तरह की चीज़ों के, इस तरह के आरोपों को की सत्यता आम तौर पे आती नहीं है सामने। बड़ा मुश्किल है सत्ताधारी लोगों के खिलाफ खड़े हो पाना। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में केस दर्ज हुआ मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप का, और फिर जिस तरह से पंचकुला में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि भाई ये तो एक साजिश थी, ये जी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भाई एक दैनिक अखबार ने जो है वो इस बात का खुलासा किया है कि ये साजिश थी और आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसे 50 लाख रुपए की ऑफर दी गई थी ये साजिश रचने के लिए, मोहनलाल बडोली का चरित्र हनन करने के लिए। तो इस तरह की चीजें जो है वो राजनीति में सामान्य बात है। बाकी असलियत क्या है वो तो जांच के बाद सामने आएगी। कौन नेता इसके पीछे है, साजिश करता कौन है, ये भी अब जांच के बाद ही सामने आएगा।
पूरे केस का ऐसे खुलासा हम करेंगे, उस पे हम आएंगे धर्मपाल जी। जी क्या था पूरा मामला, कैसे ये शुरू हुआ था और किस तरह से साजिश रची गई थी और आरोपों में क्या क्या कहा गया था, इस पूरे प्रकरण को हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जब लोकसभा चुनाव के बाद टिकट वितरण किया गया था, विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक एक सुर सुनाई देने लग गया था भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बगावत हुई, लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और हराने की कोशिशें की। और उसके बाद जब विधानसभा की टिकटें बांटी गई तो वो बगावत खुल के सामने आई, चाहे कर्णदेव कंबोज के रूप में आई, चाहे दूसरे नेताओं के रूप में आई, और तमाम तरह के आरोप लगे एक दूसरे पे कि एक दूसरे को हराने का हर संभव। ये ये राजनीति है। राजनीति में चुनाव में साथ देना, साथ ना देना, टिकट कट जाने पे नाराजगी जता देना लोकतंत्र का हिस्सा है और इसमें होता है। और लोकप्रिय नेता हमेशा, चाहे किसी भी पार्टी से टिकट ना मिले ना मिले, अगर वो लोकप्रिय है तो चुनाव में उतर जाता है और जनता की सेवा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या किसी पार्टी में अपना कद बड़ा करने, बढ़ाए रखने के लिए, अगर ये साजिश है, मैं फिर से कहूंगा क्योंकि विपक्ष इसको बार बार ये कह रहा है कि और विपक्ष की बात छोड़िए, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अनिल विज कह चुके हैं कि अगर ये आरोप जब तक साफ पाक निकल के नहीं आते हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो पार्टी के भीतर भी आवाज उठी थी इसको लेके। तो क्या मैसेज, क्या संदेश प्रदेश की जनता के बीच जाएगा जब ऐसे नेता अगर किसी पार्टी में होंगे, चाहे वो आरोप जिनके ऊपर लगे हो वो हो या फिर वो साजिश रचने वाले हो? तो निश्चित तौर पे एक संदेश तो, क्योंकि बड़े बड़े उत्साह के साथ और बड़े बहुमत के साथ 2014 से भी ज्यादा बहुमत के साथ 2025 में हरियाणा के लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी धनखड़ साहब। प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, या कहते हैं कि भाई वास्तव में भी आरोपी होते हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरह की राजनीति के उदाहरण जो है अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिले हैं। बेशक नेताओं किसी दूसरे नेता ने नहीं किए हैं, लेकिन लगाए हों, लेकिन बलात्कार जैसे, गैंगरेप जैसे और हत्या जैसे आरोप जिन पर रहे और बाद में जिनका खुलासा भी हुआ, तो इस तरह की पार्टियों, इस तरह के नेता जो हैं वो हर पार्टी में है और भाजपा में भी। तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ये चीजें हरियाणा भाजपा में कम थी और पार्टियों की अपेक्षा कम थी, क्योंकि पार्टी का 2014 से पहले हरियाणा में कोई खास वजूद नहीं रहा। बेशक वो सत्ता में दो तीन, एक बार बंसीलाल और एक बार देवीलाल के साथ, दो बार देवीलाल के साथ और एक बार चौटाला के साथ भी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को काफी कमजोर पार्टी माना जाता था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में भाजपा का एक तरह से उद्भव और विकास हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। जी तो मैं ये कहूंगा कि हरियाणा में भी अब पार्टी जिस तरह से मजबूत हो रही है और जिस तरह से पार्टी में हरियाणा में भी काफी सारे नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए, तो मुझे नहीं लगता कि, और अब भारतीय जनता पार्टी वो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी नहीं रहे। तो इसलिए अब यहाँ भी इस तरह की साजिशें होना आम बात है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अनुशासित पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। अनुशासनहीनता आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखी, लोकसभा चुनाव से पहले भी देखी, और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के काफी नेता जो हैं वो बगावत पर उतर आए जी और जगह जगह ये बगावत देखने को मिली। हर क्षेत्र में करीब करीब ये बगावत देखने को मिली। और दूसरी पार्टियों में भी, कांग्रेस में भी काफी सारी बगावत, इस तरह के उदाहरण देखने को मिले कि बगावत करके अपने उम्मीदवारों को हरवाने की कोशिश की गई कांग्रेस में, और बड़े पैमाने पर भी देखने को जी मिले। तो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट कांग्रेस की फूट का मिला, कांग्रेस के नेताओं की फूट का मिला,
और उन्हें जो है भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयां भारतीय जनता पार्टी में भी। ऐसा जी। नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, उसके नेता दूध के धुले, तो वो सारी पार्ट बुराइयां हैं और इस तरह की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी मुझे पता नहीं है कि वो रिपोर्ट नहीं देख पाए हम कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल को क्लीन चिट दी है। शायद वो भी एक जांच का विषय हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने क्लीन चिट दी है, अगर सही मायने में वो जांच हुई है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। एक नेता का जो चरित्र हनन की कोशिश हुई है, ये जिस तरह का साजिश का पर्दाफाश अब होने का दावा किया जा रहा है करने का, तो हम तो समझते हैं कि अच्छी बात है कि एक नेता जो है वो बेदाग होकर के निकलता है, ये अच्छी बात है। वो बेशक सत्ता पक्ष का हो, कोई बात नहीं, लेकिन बेदाग निकलना जो है वो अपने आप में बड़ी बात होती है। इस यहाँ आरोप पूरे लगते हैं। मामले का एक बार दर्शकों के लिए बताना जरूरी है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 3 जुलाई 2023 का है। बताया जा रहा है, ये आरोप ये लगा था उस समय कि मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल उस समय कसौली में थे, हिमाचल के, और अमित बिंदल को ये टास्क दिया गया था। टास्क अमित बिंदल जो इसमें मुख्य साजिश करता है, उनको ये टास्क दिया गया था। उनका ये खुलासा जो है दैनिक भास्कर के माध्यम से एक खबर छपी है, उसमें उन्होंने रिमांड के दौरान ये कहा है कि उनको ये टास्क दिया गया था कि किसी तरह मोहनलाल बडोली को इस पूरे मामले में फंसाया जाए, किसी तरह उन पे इस तरह के आरोप लगाए जाए। और उसके बाद अमित बिंदल ने अपनी ही कंपनी की एक कर्मचारी रही महिला को ये टास्क दिया, और वहां उसी होटल में जिसमें बडोली और रॉकी मित्तल रुके हुए थे, उसमें वहां कमरे बुक करवाए गए और उनपे आरोप लगाया गया। और ये इसको लेके एफआईआर दर्ज हुई है 13 दिसंबर 2024 को। धनखड़ साहब, ये महत्वपूर्ण है। इस टाइमिंग को लेके पहले भी सवाल उठते रहे हैं, और उसके बाद 14 जनवरी को ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी, या मुकदमा जो दर्ज हुआ था, वो मीडिया के सामने आया था। और उसके बाद ये पूरा मामला बना था। फिर उसके बाद पंचकुला में इसको लेके काउंटर एफआईआर दर्ज की गई, और उसके बाद वो महिला जिसने आरोप लगाए थे वो भी सामने आई थी। उसका कहना था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन उसके साथ एक और महिला थी जिसने कहा कि गैंगरेप कुछ नहीं हुआ है, जो उस महिला के साथ थी। और उस महिला ने इन आरोपों को निराधार बताया था। इसके बाद जो है बिंदल को गिरफ्तार किया गया। बिंदल की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि एक पूर्व सांसद ने 50 लाख रुपए देके ये पूरी साजिश रचने के लिए कहा था। प्रदीप, इस सारे मामले में जो चीज उभर के आती है, किसी पूर्व सांसद का नाम अभी तक नहीं लिया गया है, नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी साजिश अगर है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं का दबदबा बना हुआ है कि वो एक दूसरे को गिराने के लिए नीचा, सोनीपत में ही पीछे जैसे कि पहले भी बताया मैंने, एक पूर्व सांसद की जो है वो सीडी भी सामने आई थी। जी। तो इस तरह की चीजें लगातार, वो सीडी एंड टाइम पे आना और वो सब संयोग, मतलब ये तो जाहिर है कि चीजें गलत हो रही हैं और राजनेता जो हम वो गलतियां कर रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होना भी सामान्य बात है। और ये पार्टी नेतृत्व को अब सख्ती से काम लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। और पार्टी अपनी शुचिता और अपनी पवित्रता और अपना चारित्र बचाए रखने के लिए भी नेताओं को जो है वो चैलेंज भी लेना चाहिए। जिस तरह से अनिल विज, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और काफी दबंग नेता, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ भी हैं और दबंग नेता हैं, एक तरह से अपने आप को गब्बर भी कहते हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि
मोहनलाल बड़ौली पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, जो संगीन आरोप लगे हैं, उन्हें पाक साफ होने तक इस पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बातें और अ, नेता भी पार्टी के करते रहे होंगे, लेकिन अनिल विज जो है, वो खुल करके सामने आए थे और उन्होंने इस्तीफे की माँग की थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसी जब स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से जो बेकसूर नेता होता है, उसको इन चीज़ों इन आरोपों को झूठा साबित होने तक, गलत साबित होने तक या उन खुद को बेदाग साबित होने तक किसी भी ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए। ये नैतिकता का तकाज़ा है और लोकतंत्र में ये होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अब वो किसी आरोप के आधार पे इस्तीफा नहीं दी। अब देखेंगे कि बहुत सारे नेताओं पे किस तरह की चीज़ें चली और किस तरह की बातें आई। बड़े-बड़े कांड हो जाते हैं, मणिपुर जैसा हादसा हो जाता है, लेकिन लोग धनखड़ सर, बड़ा इस्तीफा सवाल माँगते तो रहे। यही है कि मान लीजिए अगर अनिल विज ने एक आवाज उठाई तो अनिल विज को शांत करने के लिए तो नोटिस भेज दिया गया, लेकिन अगर इस तरह की साजिश रची गई है तो उस नेता को लेके पार्टी क्या कदम उठाएगी ताकि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना, इस तरह की साजिश ना रची जाए, या फिर पब्लिक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि पार्टी जो है अभी भी चाल चरित्र और चेहरे पे विश्वास करती है और उसी को आगे लेके काम करना चाहती है। प्रदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर है, पार्टी आला-कमान के ऊपर है कि वो किस तरह की कार्रवाई करती है। इस तरह का जो भी नेता है उनकी नॉलेज में होगा, जो नाम का बेशक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी आला-कमान की नॉलेज में ये चीज़ होगी और वो निश्चित रूप से उनको अपनी पार्टी के नेता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, छोटा पद नहीं होता है। अगर उसके खिलाफ चरित्र हनन की इस तरह की साजिश रची गई है, तो निश्चित रूप से जो साजिश करता है, उसके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और इसके साथ ही ये भी तय हो जाना चाहिए कि अभी जो पुलिस ने जिस तरीके से ये रिमांड के दौरान ये बात आई है कि अमुक नेता ने 50 लाख की ऑफर की थी या 50 लाख दिए थे, तो पैसे का लेन-देन भी कुछ हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना केवल आश्वासन पे जो है वो कोई साजिश रच देगा। तो कुछ पैसे का लेन-देन भी हुआ होगा, कहीं न कहीं पैसे की एंट्री भी होगी। किसी न किसी रूप में तो पैसा कहीं न कहीं लेन-देन हुआ होगा। तो पुलिस को भी आगे उस नेता को भी जिसका नाम आया है, उसको भी ऑन रिकॉर्ड ले लेना चाहिए और उसको भी उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। आपराधिक साजिश का केस बनता है ये और बहुत बड़ा चरित्र हनन की साजिश है। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पार्टी अपने आप कार्रवाई करती रहेगी। जब कानूनी कार्रवाई होगी तो पार्टी कार्रवाई करेगी और ये मोहनलाल बड़ौली का भी फर्ज बनता है कि अपने खिलाफ साजिशकर्ता के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाए और उसको गिरफ्तार करवाए। तभी जाकर के ये चीज़ें साफ होती हैं कि हाँ, ये इस तरह की साजिश रचने वाला अमुक नेता है और सच में ये साजिश रची गई। तो ये आपने ज़रूरी है ये आपने इस पूरी डिस्कशन का जिस्ट दे दिया है कि मोहनलाल बड़ौली को भी उस आदमी के खिलाफ अगर वो इन्वॉल्वमेंट है और जो साजिश करता है अमित बिंदल, उस उसका बयान है इस तरह का, तो मोहनलाल बड़ौली को भी उस नेता के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात प्रदीप दूसरी बात जी, प्रदीप मोह जो बिंदल का बयान है वो पुलिस रिमांड के दौरान दिया गया है और इस जी, बयान की कोर्ट में अहमियत नहीं होती। मैं ये भी जी, कहूँगा, साफ कर देता हूँ, लीगल स्थिति ये है कि उस बयान की कोर्ट में अहमियत नहीं होती है। वो जब बिंदल कोर्ट में जो बयान देगा, उससे सारी जी। बात सामने आएगी कि किस तरह की चीज़ है और उसके बाद कोर्ट भी ये फैसला कर सकती है कि साजिशकर्ता के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। तो कोर्ट भी ये कर सकती है। जब कोर्ट में बिंदल को पेश किया जाएगा और कोर्ट में बिंदल के बयान होंगे, तभी इसको पुख्ता एक कार्रवाई इस पे हो पाएगी। अभी इसमें भी जल्दबाज़ी है क्योंकि मोहनलाल बड़ौली इतना जल्दी केस दर्ज नहीं करवाएँगे, जल्दबाज़ी वो भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि वो कोर्ट में बयान दे बिंदल का, क्योंकि अभी पुलिस हिरासत में दिया है।
तो पुलिस हिरासत में दिए गए किसी भी आरोपी के बयान को कोर्ट में जो है वो तभी माना जाता है जब कोर्ट के सामने कोर्ट की मौजूदगी में जज की मौजूदगी में ऐसा बयान दिया जाता है। लेकिन तो वही सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे नेता भी हैं जो अपने प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए, पीछे हटाने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की साजिशें रच सकते हैं, और जब उसका खुलासा होता है तो निश्चित तौर पे उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं भी आहत होती है, उनके मन को भी एक ठेस पहुंचती है। और ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसका आज विवेचना और जिसका विश्लेषण आज धर्मपाल धनखड़ जी ने किया है। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप राय देते हैं तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।